नाज़रीन आदाब, खैर मकदम में आपका। आप देख रहे हैं जी सलाम। मैं हूं इमरान खान, आपके साथ और लेकर हाजिर हैं हम कश्मीर एक्सप्रेस। अगले 1 घंटे तक हम अपने जम्मू कश्मीर की खबरों पर नजर डालेंगे। सबसे पहले हेडलाइंस। जम्मू कश्मीर यूथ पार्टी के लीडरान ने मुज़ाकरातकार दिनेश्वर शर्मा से की मुलाकात। कई अहम इशूज पर किया तबादला ख्याल। जम्मू के 6 रोजा दौरे पर हैं दिनेश्वर शर्मा। बांदीपोरा के हाजीन में सिक्योरिटी फोर्सेस का सर्च ऑपरेशन। आर्मी को इलाके में मिलिटेंटों के छिपे होने की मिली थी खबर। मकामी लोगों ने हिफाजती दस्तों पर किया पथराव। श्रीनगर के 7 थाना इलाकों में दफा 144 नाफिज। जेलों में बंद कश्मीरी कैदियों की रिहाई के मुतालबे के सबब हुर्रियत लीडरान ने कश्मीर में एहतजाज का किया था ऐलान। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला ने फिर दिया मुतनाज़े बयान। पीओके और कौमी झंडे को लेकर दिया बयान। सियासी गलियारों में बयान की हो रही है मजम्मत। और मुलाजिमत की गरज से सऊदी अरब गए रवदीप सिंह ने की वतन वापसी की अपील। अहल खाना ने वजीर खारजा सुषमा स्वराज से किया मुदाखलत का मुतालबा। आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। बांदीपोरा के हाजीन में सिक्योरिटी फोर्सेस ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। आर्मी, पुलिस और एसओजी की ज्वाइंट टीम की क़यादत में यह ऑपरेशन चलाया जा रहा था। आर्मी को इलाके में मिलिटेंटों के छिपे होने की खबर मिली थी, जिसको लेकर सिक्योरिटी फोर्सेस ने हाजीन के बोन मोहल्ला में सर्च ऑपरेशन चलाया। उस दौरान मकामी लोगों की भीड़ ने सिक्योरिटी फोर्स के साथ झड़पें शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि जैसे ही इलाके को घेरा गया, लोगों ने मुखालफत शुरू कर दी और सिक्योरिटी एहलकारों पर पथराव करना शुरू कर दिया। साथ में लोगों ने भीड़ को इकट्ठा करने के लिए लाउड स्पीकर का इस्तेमाल भी किया। तो आपको बता दें, बांदीपुरा में खासतौर से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था। बांदीपुरा के हाजीन में जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। आर्मी, पुलिस और एसओजी की ज्वाइंट टीम की क़यादत में यह ऑपरेशन चलाया जा रहा था। आर्मी को इलाके में मिलिटेंटों के छिपे होने की खबर मिली थी, जिसको लेकर के सिक्योरिटी फोर्सेस ने हाजीन के बोन मोहल्ला में सर्च ऑपरेशन चलाया। उस दौरान मकामी लोगों की भीड़ ने सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ झड़पें शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि जैसे ही इलाके को घेरा गया, लोगों ने मुखालफत शुरू कर दी और सिक्योरिटी एहलकारों पर पथराव करना शुरू कर दिया। साथ में लोगों ने भीड़ को इकट्ठा करने के लिए लाउड स्पीकर का इस्तेमाल भी किया। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं जब सर्च ऑपरेशन सिक्योरिटी फोर्सेस ने चलाया, क्योंकि यहां पर कुछ मिलिटेंट्स के छिपे होने की खबर मिली थी। तो मकामी लोग सड़क पर उतर आए और सिक्योरिटी अफवाज के खिलाफ एहतजाज करने लगे। और शहजाद भट्ट इस वक्त हमारे साथ बांदीपुरा से फोन लाइन पर जुड़ गए हमारे रिपोर्टर। शहजाद, जानना चाहेंगे फिलहाल किस तरह के हालात हैं और दरअसल हुआ क्या था? सऊद, मैं आपको बता दूं कि ये करीबन 12 साढ़े 12 बजे फौज ने हाजिन के बनपोरा इलाके में कॉर्डन किया था। तो उन्हें कुछ मिलिटेंटों की छुपे होने की खबर मिली थी। तो कॉर्डन के दौरान मुकामी लोग घरों से बाहर निकल आए। तो उन्होंने फौज पे पथराव शुरू कर दिया और कुछ नारेबाजी वहां से शुरू हुई थी। जी, नारेबाजी वहां पर शुरू हुई। फिलहाल वहां पर किस तरह की हालत? क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस ने लोगों को वहां से हटाने के लिए कुछ ताकत का भी इस्तेमाल किया। जी बिल्कुल सऊद, फौज ने वहां पे कुछ शेल्स भी चलाए थे और कुछ एरियल फायरिंग भी की थी, जिससे कुछ जो मुकामी लोगों का बाहर घास पड़ा हुआ था, तो उसमें शेल गिरकर वहां से आग नमूदार हुआ। तो तुरंत ही फायर सर्विस बुलाया गया, तो उस पर काबू पा लिया गया। अभी तो सूरत हाल पे काबू पा लिया गया। और जो खबर थी कि मिलिटेंट्स इलाके में छुपे हुए, जिसको लेकर सर्च ऑपरेशन था, उस सिमत में क्या खबर है? क्या कोई मिलिटेंट नजर आया या उसके ऊपर कार्रवाई हुई? तो इमरान, मैं आपको ये बता दूं कि फौज को इतला मिली थी मिलिटेंटों की छुपे होने की वहां पे, लेकिन बताए जराये के मुताबिक फौज और मिलिटेंटों के बीच कोई आमना सामना अभी तक नहीं हुआ। जी शुक्रिया शहजाद भट्ट आपका इस पूरी जानकारी के लिए। बांदीपुरा से तो सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है, लेकिन मकामी लोग बाहर निकल आए और सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ एहतजाज करते नजर आए। हालांकि सिक्योरिटी फोर्सेस को लोगों को वहां से हटाने के लिए ताकत का इस्तेमाल भी करना पड़ा।
और कुछ दिनों पहले हंदवाड़ा से गिरफ्तार किए गए पाकिस्तानी दहशतगर्द को एनआईए ने पूछताछ के लिए अपनी कस्टडी में ले लिया है। आपको बता दें कि आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस ने पाकिस्तान के लश्कर तैयबा के दहशतगर्द को गिरफ्तार किया था, जिसके पास से हथियार भी बरामद हुए थे। आर्मी ने पूछताछ के लिए दहशतगर्द को एनआईए के सुपुर्द किया है। हुर्रियत लीडरान की हड़ताल के ऐलान के मद्देनजर श्रीनगर में दफा 144 नाफिज की गई है। इंतजामिया ने एहतियात के तौर पर श्रीनगर के 7 थाना इलाकों में दफा 144 को नाफिज किया है। श्रीनगर के जिला मजिस्ट्रेट सईद आदिब रशीद शाह ने कहा है कि नौहट्टा, खानियार, रैनवारी, MR गंज और सफा कदल के इलाके में 144 लागू रहेगी। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर और रियासत से बाहर की जेलों में बंद कश्मीरी कैदियों की रिहाई के मुतालबे के तहत हुर्रियत लीडरान ने कश्मीर में एहतजाज का ऐलान किया था। और जानकारी के मुताबिक सईद अली शाह गिलानी, मीरवाइज उमर फारूक और यासीन मलिक के जेलों में बंद कश्मीरी नौजवानों के लोगों ने रिहाई के लिए बंद का ऐलान किया था। हड़ताल होने से श्रीनगर की मामूलाती जिंदगी पर काफी असर पड़ा है। यहाँ पर दुकानें, पेट्रोल पंप और दीगर कारोबारी इदारे बंद रहे, जबकि सड़कों पर गाड़ियां भी नजर नहीं आई। और हमारे नुमाइंदे ने इस खबर पर खास बातचीत की, आइए आपको दिखाते हैं। से और मज़ाहमती लीडरान की तरफ से दी गई हड़ताली कॉल का आज वाजिया असर ज़मीनी सतह पर देखने को मिला। दुकानें और कारोबारी इदारे मुकम्मल तौर पर बंद रहे। वहीं दूसरी तरफ मज़ाहमती लीडरान की इस कॉल को मद्देनजर रखते हुए शहर खास और ओल्ड टाउन माइसमा वगैरह में तकरीबन 6 से ज़ायद पुलिस स्टेशनों में आज कर्फ्यू जैसा समा था और यहाँ पर चलने पर फिरने पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आई थी। JKLF के चेयरमैन मोहम्मद यासीन मलिक को कल शाम 5 बजे के करीब रियासती पुलिस ने गिरफ्तार करके सेंट्रल जेल श्रीनगर भेज दिया, जहां पर उन्हें जुडिशल रिमांड में आइंदा कुछ दिनों तक रखने की उम्मीद की जा सकती है। हुर्रियत गाफ के चेयरमैन सईद अली शाह गिलानी पहले से ही घर में नजरबंद है। वहीं मीरवाइज मौली मोहम्मद उमर फारूक को आज घर में खाना नजरबंद कर दिया गया। कुल मिलाकर आज शहर श्रीनगर में सिचुएशन देखें तो हड़ताल की वजह से मामूलाती जिंदगी दरहम बरहम रही, जबकि आसपास के इलाकों में सदर जिला मकामात से भी कई जगहों पर इस तरह की खबरें थी जहां पर पाबंदियां आयद कर दी गई थी। तो हालात के बारे में बता रहे थे हमारे कश्मीर ब्यूरो चीफ सैयद तजम्मुल इस्लाम। और हिंदुस्तान की जमीन से पाकिस्तान का तारीफ में कसीदे पढ़ने वाले जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला फारूक अब्दुल्ला ने एक और मुख्तलिफ बयान देकर के सियासत में हलचल पैदा कर दी है। देखिए ये रिपोर्ट। मैं कहता हूं वो है उनका, क्या वो चूड़ियां पहने हुए बैठे हैं, उनके पास भी एटम बम है, क्या उसे हमें मरवाना है क्या? ज्यादा दिन नहीं हुए जब कश्मीर के साबिक वजीर आला फारूक अब्दुल्ला ने ये मुतनाज़ा बयान दिया था, और ये पहली बार भी नहीं था जब फारूक अब्दुल्ला की जुबान से ये जहरीले बोल निकले थे। वो हिस्सा जो है जिसे आप कहते हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, और वो इसे आजाद कश्मीर कहते हैं। मैंने कहा भैया 70 साल से वो पाकिस्तान के हवाले है, 70 साल से आपने पाकिस्तान से वो लिया नहीं। अब इसे इख्तिदार में न आने का डर कहिए या बौखलाहट, लेकिन ये कोशिशें इख्तिदार में आने के लिए हैं, क्योंकि कुर्सी को तरसते फारूक अब्दुल्ला की पार्टी जब से इख्तिदार से बाहर हुई है तब से इनके मुल्क मुखालिफ बयानों ने रफ्तार पकड़ ली है। कभी पाकिस्तान के नाम पर हिंदुस्तान को धमकाने वाले फारूक अब्दुल्ला अब सीधे सीधे पाकिस्तान की जुबान बोलने लगे हैं। फारूक कह रहे हैं कि POK पाकिस्तान का हिस्सा है, और हद तो तब हो गई जब कठुआ में पाकिस्तान की जुबान बोल रहे फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि पाकिस्तान के पास जो कश्मीर है उसे अगर वापस लेना है तो सरकार ले ले, उसे किसी ने रोका नहीं है। हुकूमत के पास पावर है, फौज है, दम है तो जाकर लड़े। और बार बार POK की बात करने से पहले श्रीनगर के लाल चौक में पहले झंडा लहराए। BJP से अपना झंडा लाल चौक में ही श्रीनगर में खड़ा करो तो मैं मान जाऊंगा। ये हमारे यहाँ नहीं झंडा खड़ा करते तो उधर क्या झंडा खड़ा करेंगे? कुर्सियों पे बैठे हुए हैं, ऐश कर रहे हैं, जनता मर रही है। सालों पहले मुल्क की पार्लियामेंट POK को हिंदुस्तान का हिस्सा बता चुकी है। फारूक अब्दुल्ला उस वक्त पार्लियामेंट के मेंबर थे। हिंदुस्तान का हर बाशिंदा POK के चप्पे चप्पे पर तिरंगा फहराते देखना चाहता है।
लेकिन आज हिंदुस्तान की सरजमी से ही फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कि पीओके पाकिस्तान का हिस्सा है। You have given another controversial statement yesterday. You said that they can't raise flag in POK. They first should raise the flag in the Lal Chowk area, and they keep on talking about raising flag in POK. Why you often give these controversial statements? I don't give controversial statements. I tell them the facts. They don't like to hear the fact. If you don't want to hear the truth, then live in untruth. ये पहली बार नहीं हुआ। हर दिन फारूक अब्दुल्ला के बयानात मुल्क मुखालिफ होते जा रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला का हर नया मुतनाज़ा बयान उनके पुराने मुतनाज़ा बयान से भी ज्यादा खतरनाक और मुल्क मुखालिफ होता है। मुल्क मुखालिफ बयानात से अपनी सियासत चमकाते फारूक अब्दुल्ला को सोचने और समझने की जरूरत है, और सवाल है कि फारूक अब्दुल्ला कब तक ऐसी जुबान इख्तियार करते रहेंगे। रियासती और मरकजी हुकूमत कब ऐसे मुल्क मुखालिफ बयानात देने वालों पर लगाम लगाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो फारूक अब्दुल्ला के मुल्क मुखालिफ बयान के बाद सियासत न गरमाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। रियासत से लेकर मरकज तक बयानों की बाहर आ चुकी है। किसी ने फारूक अब्दुल्ला को नसीहत दी तो किसी ने सख्त लहजे में मजम्मत की। आइए देखते हैं किसने क्या कहा। मुझे लगता है कि फारूक अब्दुल्ला का असली चेहरा सामने आ गया है। फारूक अब्दुल्ला बेहतर हो कि अगर उनको असहजता महसूस हो रहा है भारत के अंदर, तो लग रहा है कि पाकिस्तान जाने की पूरी तैयारी कर लिए हैं, और बेहतर हो कि पाकिस्तान की भाषा बोलना बंद करें या फिर पाकिस्तान की तरफदारी करके वो पाकिस्तान के एजेंट के रूप में यहां ना बोले। Dr. Farooq Abdullah is only provoking the separatists. He is encouraging them by issuing such statements. He must understand that he was a chief minister of the state. He was union minister. He is a MP, Lok Sabha. The Lok Sabha, which has passed a resolution saying that any outstanding issue with Pakistan is how to get illegally occupied POK from Pakistan. But he is giving different dimension because he is out of power. He is in desperation because these people, they can't digest a situation where they can't live without power. So it is a desperation, but it's strengthening the hands of separatists, those people who don't want peace in Jammu and Kashmir. और पीओके और तिरंगे को लेकर फारूक अब्दुल्ला के बयान पर सियासत गरमाई हुई है। इस मसले पर बीजेपी लीडर रविंद्र रैना ने हमारे नुमाइंदे राजन वैद्य से खास बात की। कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने एक दफा फिर से विवादित बयान दिया है। इस पे बात करने के लिए बीजेपी के फायर ब्रांड लीडर हैं रविंद्र रैना हमारे साथ मौजूद हैं। एक दफा फिर से विवादित बयान, लगातार ये जो सिलसिला है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। देखिए, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो हैं वो जब जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री थे, जब हिंदुस्तान के अंदर वो केंद्र सरकार में मंत्री थे, तब तो बड़े गुणगान करते थे, लेकिन जब जम्मू कश्मीर की जनता ने सत्ता से बाहर निकाल दिया, ये डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की बौखलाहट है। ये सत्ता का वो मोह उनको बार बार झकझोर रहा है, उसके बिना उनका जिंदा रहना मुश्किल हो रहा है। जम्मू कश्मीर भारत का था, है और हमेशा रहेगा। जम्मू कश्मीर के अंदर तिरंगा लहराता है, शान से तिरंगा लहराता है, कश्मीरियों के दिल के अंदर तिरंगा है। वरना 1947 में मकबूल शेरवानी जैसे लोग पाकिस्तानियों से नहीं लड़ते। आज भी जम्मू कश्मीर पुलिस के हमारे बहादुर जवान देश के लिए और तिरंगे झंडे के लिए शहीद हो रहे हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को अपनी गंदी राजनीति बंद करना चाहिए। यह डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की बौखलाहट है। वो कश्मीर के नौजवानों को एक बार फिर आतंकवाद और अलगाववाद की राह पर ले जाना चाहते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर की जनता जानती है ऐसे बयानबाजी के पीछे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का क्या उद्देश्य है। वो लेकिन ऐसे में सवाल ये है कि एक दफा फिर से उकसाने की कोशिश की गई है, जो खासकर नेशनलिस्ट फोर्सेस हैं जम्मू कश्मीर में, उनको उकसाया गया है, भारत सरकार को उकसाने की कोशिश की गई। एक तरफ तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला इस समय मेंबर पार्लियामेंट हैं, श्रीनगर से इलेक्शन लड़ा,
इंडिया के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ने जो इलेक्शन कराए उसके तहत उन्होंने फॉर्म भरा, ओथ ली, शपथ ली दिल्ली के अंदर जाके कि मैं हिंदुस्तान की एकता अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा, और बाहर आके ड्रामेबाजी करते हैं, पैसा वो हिंदुस्तान का लेते हैं। उनके जो सुरक्षा कर्मी हैं, गार्ड्स हैं, एनएसजी कमांडोज हैं, Z+ सिक्योरिटी या डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को, वो सारे हिंदुस्तान के जवान हैं, उनकी सुरक्षा में हिंदुस्तान के लोग हैं, उनका खर्चा हिंदुस्तान के पैसों से होता है। दिल्ली मुंबई के अंदर उनके मकान हैं, भारत देश के लोकतंत्र के अंदर वो पले बढ़े हैं। लेकिन जिस किस्म का वो आज बयानबाजी कर रहे हैं, खा हिंदुस्तान का रहे हैं, गुन पाकिस्तान का गा रहे हैं। ऐसे में कहेगी या कुछ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का ये चरित्र है कि जब वो सत्ता में होते हैं, जब वो मुख्यमंत्री होते हैं तो कहते हैं पाकिस्तान के ऊपर एटम बम गिराओ, और जब विपक्ष में होते हैं तो उनका पाकिस्तान के प्रति प्यार जो है सामने आता है। ये दोगली राजनीति है, डबल स्टैंडर्ड है, हिंदुस्तान का था, है और रहेगा। तो ये थे रविंदर रैना, जिनका ये कहना है कि ये दोगलापन है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का, लेकिन बीजेपी कतई इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, जी मीडिया जम्मू। इधर पीओके के तरारखेल इलाके में मकामी लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और मकामी खवातीन और बच्चों ने भी इस एहतजाज में हिस्सा लिया और पीओके को पाकिस्तान से आजादी का मुतालबा किया। साथ ही लोगों ने पुलिस पर मकामी लोगों पर जुल्म करने का इल्जाम लगाया और इल्जाम लगाया कि 70 सालों से पाकिस्तान हमारे साथ तफरीकी पॉलिसी अपना रहा है। जानकारी के मुताबिक यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी के साबिक नायब सदर नायला खानीन की सदारत में तरारखेल में मीटिंग मुनक्किद की गई, जिसके बाद ये रैली निकाली गई। इसमें बड़ी तादाद में सियासी कारकुनों और सिविल सोसाइटी के मेंबरान, स्टूडेंट्स मौजूद थे। इस दौरान नायला ने कहा कि पीओके के बाशिंदों के साथ दूसरे दर्जे के शहरियों से बर्ताव किया जाता है। साथ ही इस रैली में नारा लगाया गया कि सारे रिश्ते तोड़कर कश्मीर छोड़ने की बात कही गई। गौरतलब है कि पीओके को आज़ाद कश्मीर के तौर पर जाना जाता है। यहाँ पर वजीर आला और सदर जमहूरिया भी हैं, लेकिन यहाँ इस्लामाबाद की हुकूमत चलती है। फिलहाल पाकिस्तान के वजीर आला शाहिद खाकान अब्बासी आज़ाद जम्मू कश्मीर के सदर हैं, जो कि पीओके के सारे मामलों की देखरेख करते हैं। तो कश्मीर मसले के हल के लिए जम्मू कश्मीर के दूसरे दौरे पर आए मरकजी मुज़ाकरातकार दिनेश्वर शर्मा ने तालीम में सुधार और रियासत में रोजगार मुहैया करवाने की बात पर वफ्द से एक मुलाकात की। 2 दिन जम्मू में बिताने के बाद कश्मीर में उनका दूसरा दिन है। कल दिनेश्वर शर्मा ने पुलवामा का दौरा किया था और 12 वफ्द से मुलाकात की थी। पुलवामा में दिनेश्वर शर्मा से मिलने को लेकर वफ्द में काफी जोश देखा गया। आज का दिन कैसा रहा, क्या कुछ किया दिनेश्वर शर्मा ने, आइए जानते हैं हमारे नुमाइंदे सैयद तजम्मुल इस्लाम से। मरकजी मुज़ाकरातकार दिनेश्वर शर्मा का श्रीनगर का दौरा जारी है। कल पुलवामा में 15 से ज्यादा डेलीगेशन से मुलाकात होने के बाद आज शहर श्रीनगर में भी मुलाकातों का सिलसिला सुबह 11 बजे से जारी रहा। मरकजी मुज़ाकरातकार से जिन अहम डेलीगेशनों ने आज मुलाकात की, उसमें पीस फाउंडेशन कुपवाड़ा का एक डेलीगेशन था जिन्होंने मुलाकात की। इसके अलावा सरेंडर्ड मिलिटेंट्स का जो ऑर्गेनाइजेशन है, रिहेबिलिटेशन के लिए उन्होंने अपने मसाइल दिनेश्वर शर्मा के सामने रखे। इसके अलावा वॉइस ऑफ पीस के लिए महराज राथर साकिन सोमल सोनावारी ने भी मुलाकात की। मुलाकात के बाद डेलीगेशन से बताया जो इब्तदाई दौर में उनकी मुलाकात दिनेश्वर शर्मा से हुई, उसके मुस्बत नताइज ग्राउंड पे नज़र आते हैं। उन्होंने तज़किरा किया कि स्टोन पेल्टर्स की एमनेस्टी या माफ़ीनामे के लिए जिस तरह से इकदाम किए जाते हैं खुश आइंदा बात है और आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि इकदाम मज़ीद तेज़ किए जाएंगे। दिनेश्वर शर्मा का आज श्रीनगर में चूँकि हड़ताल और बाकी मामला भी थे तो अपने गेस्ट हाउस पे ही मुलाकातों का सिलसिला जारी रहा। कल दिनेश्वर शर्मा श्रीनगर से अब जनूबी कश्मीर के अनंतनाग का रुख करेंगे, जहाँ पे वो मुख्तलिफ डेलीगेशन से मुलाकात होंगे। आज कुल मिलाकर शहर श्रीनगर में दिनेश्वर शर्मा के साथ तकरीबन 15 से ज़्यादा डेलीगेशन ने मुलाकात की। तो रियासत में दिनेश्वर शर्मा के दौरे और फारूक अब्दुल्ला के बयानों के बाद नए हालात पैदा हो गए हैं। जम्मू कश्मीर में ताजा तरीन सूरत हाल पर जी सलाम ने जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के यूथ प्रेसिडेंट और स्पोक्सपर्सन वहीदुर रहमान पैरा से बातचीत की। जम्मू कश्मीर में ग्राउंड लेवल पे सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। हुकूमत जहां पर दावे करती है कि बातचीत और बाकी मराहिल से लोगों के दिल जीते जा सकते हैं। दिनेश्वर शर्मा की कश्मीर आमद इस बात की संजीदगी का इजहार है कि रवां साल के दौरान बल्कि एक महीने के अंदर ही दूसरी बार कश्मीर आना शायद आपकी बार उन्हें पॉलिटिकल मैंडेट है। हमारे साथ मौजूद हैं
रियासती हुकूमत के यूथ प्रेसिडेंट पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के वहीदुर रहमान परा साहब दिनेश्वर शर्मा की जरूरत ना पड़ती, चीफ मिनिस्टर और बाकी लीडरान अवाम की दहलीज तक पहुंचते, और ये जो हालात है इसको कैसे टेक ओवर किया? देखिए, इस बात में कोई शक नहीं है कि रियासत में नामसाइल हालात रहे, और ये नहीं है कि हमारी सरकार में रहे। ये सिचुएशन यहाँ पिछले कई सालों से रहा है, और पिछले 20 साल में जो यहाँ अपसर्ज रहा, जो कॉन्फ्लिक्ट रहा, वायलेंस हुआ, उसका नतीजा है कि बार बार ये पॉलिटिकल प्रोसेस इनिशिएट हुए और कई बार वो रोक दिए गए। 2002 में आपने एक तब्दीली देखी जब मुफ्ती साहब की हुकूमत थी। पहली बार लोगों ने जमहूरियत, फ्री एंड फेयर इलेक्शन देखा। उसके साथ एक पॉलिटिकल प्रोसेस इंटरनल और एक्सटर्नल लेवल पे शुरू हुआ। हमारा काम हमेशा से, जो पीडीपी ने कहा है, दैट वी वांट टू एक्ट एज अ ब्रिज between the Delhi and Srinagar, between Pakistan and India. We always try to see that हम लोग किस तरीके में फैसिलिटेशन बने, ना कि जम्मू कश्मीर शुड बिकम एन एपिसेंटर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, लेकिन उसमें कंडीसिव एटमॉस्फेयर की ज़रूरत है जो 10 साल पॉलिटिकल प्रोसेस रोक दिया। वहीद साहब, वो चीज़ें जो आप बता रहे हैं उसको कैसे वापस लाया जा सके लोगों के एतमाद के? उसमें देखिए, सबसे बड़ी बात है जो हमने जब अलायंस किया बीजेपी के साथ, वो यही नज़रिया उसमें है कि बीजेपी के पास, प्रधानमंत्री के पास एक मैंडेट है जो कश्मीर पे एड्रेस कर सकता है। हो सकता है आप कश्मीर से बहुत स्ट्रांग मैंडेट लाए, लेकिन नई दिल्ली का सपोर्ट ना हो और मुल्क के लोग उसको सपोर्ट ना करें, तो ना आपको रिकन्सिलेशन इंटरनल लेवल पे कर सकते हो, ना एक्सटर्नल लेवल पे। द चैलेंज इज कि एक जनरेशन को कैसे प्रिवेंट करना है और अमन और आस्ती का माहौल कैसे आएगा। उसमें यहाँ से लेकर दिल्ली तक सब लोगों को एक साथ काम करने की जरूरत है। तो इसका मतलब ये भी है कि सरकार जो दिल्ली से चलाई जा रही है, जो काम यहाँ होने चाहते नहीं हो पाते हैं। अब वाज़ेह मैंडेट के साथ दिनेश्वर जी आए हैं, पॉलिटिकल हालात का जायजा ले रहे हैं, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है कि रिमोट कंट्रोल दिल्ली के हाथ में, जो आप उनके वक्त में कहते हैं। नहीं, देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तो अपने वक्त पे कर्फ्यू वहाँ से ऐलान हुआ। कर्फ्यू लिफ्ट कब होता, वो तो पिल्ले साहब ने वहाँ से ऐलान किया। और आपको पता ही है, जब सारे फैसले, उमर साहब खुद कहते कि मुझे नहीं पता जब अफजल गुरु का इंसिडेंट हुआ, तो दिल्ली रिमोट कंट्रोल उन्होंने, दे हैव सरेंडर्ड पावर्स। वी आर इन अलायंस विद बीजेपी, देयर इज कंसल्टेशन विद बीजेपी। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इस वक्त जो पॉलिटिकल प्रोसेस इनिशिएट होगा वो दिल्ली से होगा, वो कश्मीर से नहीं होगा, और वो तो हमारी डिमांड है। और अगर वहाँ से हमने कर्फ्यू लगाने की रिक्वेस्ट नहीं की है, हमने उन केसेस विड्रॉ करने की, अगर वहाँ से मशवरा आता है हर जिस चीज़ में, whatever thing that helps people of Kashmir, that brings relief, if there is an advice coming from Delhi, we welcome that and we will implement that in letter and spirit, and that's what is happening. बहुत बहुत शुक्रिया। पीडीपी के यूथ सदर वहीदुर रहमान परा का इशारा साफ तौर पर था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को शायद अभी इन्हें याददाश्त ताज़ा करनी होगी कि वो अपोजिशन में, गवर्नमेंट में नहीं है। और ये जो बयान दे रहे हैं, ये एक चीफ मिनिस्टर लेवल के बयान होते हैं कि कौन सा हिस्सा किसके पास है, कब का है, बल्कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को मशवरा है कि वो अपोजिशन में रहकर लोगों के पास जाए, उनके मुश्किलात के लिए उनके साथ जुड़े, ताकि नेशनल कॉन्फ्रेंस आने वाले कलों में सियासत से ऊपर हटकर जम्मू कश्मीर की खिदमत के लिए जुड़ने की कोशिश करे। अशरफानी के साथ सईद तजम्मुल, जी मीडिया, श्रीनगर, कश्मीर। और दिनेश्वर शर्मा के जम्मू कश्मीर दौरे को लेकर सियासी पार्टियों की भी उम्मीदें हैं, उससे हल निकलने के उनको आसार नजर आते हैं। और दिनेश्वर शर्मा इस वक्त कश्मीर के दौरे पर है। अपने 6 रोजा दौरे में वो कई वफ्द से मुलाकात कर रहे हैं। हमारे नुमाइंदे सईद तजम्मुल ने पैंथर्स पार्टी के लीडर भीम सिंह से खास बातचीत की। आइए सुनते हैं उनका क्या कुछ कहना था। नेशनल पैंथर्स पार्टी के सरबराह प्रोफेसर भीम सिंह श्रीनगर पहुंच गए और पार्टी कार्यकर्ताओं की मीटिंग के बाद श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। चंद अहम बातें उन्होंने कहा कि इंटरलोक्यूटर की जो तैनाती है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे कदावर मुल्क के लीडर जो मसला हल नहीं कर सकते, उनसे ज़्यादा उम्मीदें नहीं लगाई जा सकती। साफ तौर पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लीडरान को वो कांधे पर बिठाकर बातचीत के अमल में उन्हें लाने की कोशिश करेंगे, और ऐसा नहीं है कि जम्मू कश्मीर को वही कानूनी हैसियत हासिल है जो बाकी शहरियों को मुल्क में है। ये आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस के चंद इक़्तिबासात थे। प्रोफेसर साहब, कैसे मुमकिन है कि आप हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के पास जाके डायलॉग प्रोसेस को उन्हें वापस लाने की, क्योंकि सेंटर कहता है कि इंटरलोक्यूटर को हमने ऑलरेडी इस काम के लिए अपॉइंट किया हुआ है। शायद जम्मू कश्मीर में मैं अकेला ही फर्द हूँ, शख्स हूँ जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के आज के लीडरों के साथ जेल में रहा हूँ, तन्हाइयों में रहा हूँ, और इनके साथ असेंबली की सीट में भी बैठा हूँ। गिलानी और साहब में शेख साहब नाराज हो गए तो लोन साहब को, मुझे और गिलानी साहब को एक ही बेंच में बैठा दिया था, और 3 साल तक हम एक बेंच में बैठे रहे। तो मैंने इन जो आज के आप ये कहते हैं जो लीडरान हैं कश्मीर के हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के, इनके साथ सफर भी किया है, लेन देन भी किया है और रिश्तेदारी भी की है। और हमारी रिश्तेदारी है, हमारी जंग में हक इंसाफ की जंग। जम्मू कश्मीर के लोग
आज भी हक इंसाफ के लिए चला रहे हैं। साथ ही प्रोफेसर साहब, आपने तज़किरा किया कि जम्मू कश्मीर के शहरी को वो हकूक नहीं है जो मुल्क भर में है, बताना चाहेंगे थोड़ा सा डिटेल में? बहुत अच्छा। आप देखिए, सबसे पहले यहाँ आर्टिकल 11 से 35 आर्टिकल हिंदुस्तान के आइन में है। हिंदुस्तान के आइन में ये मानवाधिकार, इंसानी हकूक दिए गए हैं। फारूक साहब का जो ताज़ा बयान आया है कि जो हमारे जम्मू कश्मीर में काफ़ी हसास मामला है, उस पर की रायज़नी उनकी थी कि POK के हवाले पाकिस्तान को किया जाए, उसके बाद कश्मीर को इस तरफ। हाउ डू यू सी द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर? आप देखिए, ये कहते हैं कि 80 साल के बाद मेरी पर्सनल आदमी की थोड़ी सी सोच बदल जाती है। तो ये शेख साहब की सोच नहीं थी। शेख साहब लीडर थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के 1947 में, जब पाकिस्तान की तरफ से इंट्रूडर आए तो ये कश्मीर के लोग थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर थे, जिन्होंने पाकिस्तान से आए हुए इंट्रूडर्स को श्रीनगर नहीं पहुंचने दिया। और आज शेख साहब की वजह से जम्मू कश्मीर में आइन हिंदुस्तान लगा। अफसोस यह है कि जम्मू कश्मीर के शहरियों को आज भी जो आईनी हकूक हासिल है हिंदुस्तान के लोगों को, हमें नहीं है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के मुसलसल और मुतवातिर बयानात पर प्रोफेसर सिंह ने कहा कि मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का कंट्री के साथ एक्सेशन का फैसला, इसी वजह से आज हम हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। फारूक अब्दुल्ला के बयानात है जो वो जहर इफ्शाही का ही काम करते हैं। अशरफानी के साथ सईद तजम्मुल, जी मीडिया, श्रीनगर, कश्मीर। और जम्मू कश्मीर में अमन बहाली के लिए आए मरकजी मुज़ाकरातकार दिनेश्वर शर्मा से जम्मू कश्मीर यूथ पार्टी के लीडरान ने भी मुलाकात की और कहा कि इस बार दिनेश्वर शर्मा संजीदगी के साथ आए हैं और उसका जरूर हल निकलेगा। साथ ही उन्होंने नौजवानों के रोजगार और पैकेज का भी मुतालबा किया। मैं आज दूसरी बार दिनेश्वर साहब से मिला हूं। तो पिछली बार इसने मुझसे वादा किया था कि जो यूथ के FIR है वो वापस लेंगे, तो मैं इसका वेलकम करता हूं। तो ये बहुत बड़ा स्टेप है। और मैं आज दूसरी बार इसलिए मिला हूं ताकि जो यहाँ के यूथ है उनको इनके लिए कोई ख़ास पैकेज, जॉब पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मुकर्रर करे ताकि ये आगे चले, अपनी ज़िंदगी बसर करे। यहाँ पे इन्होंने ये कदम उठाया है, तो आज ये संजीदगी के साथ इन्होंने ये कदम उठाया कि ताकि यूथ, जो कि कश्मीर का यूथ है, वो एक सही रास्ते पे चले। मिलिटेंटों के जरिए हो रहे हिंदुस्तानी जवानों के अगवा होना और उसके बाद कत्ल कर देने पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर ने जम्मू कश्मीर में बिगड़ती सिक्योरिटी के हालात पर परेशानी का इजहार किया है। साथ ही कहा कि मरकजी हुकूमत को रियासत में अमन बहाली के लिए पाकिस्तान से बातचीत करनी चाहिए। जम्मू कश्मीर में अमन बहाली के मकसद से आए मुज़ाकरातकार दिनेश्वर शर्मा पर निशाना साधते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि अगर रियासती खाना पूर्ति के लिए कश्मीर मसले को देखा जा रहा है तो फिर कश्मीर में अमन बहाली के बारे में सोचना भी बेमानी है। अगर वाकई में कश्मीर में अमन लाना चाहते हैं तो उन्हें संजीदा होना होगा। गौरतलब है कि जनूबी कश्मीर के शोपियान जिले का 23 साल के आर्मी जवान का मिलिटेंट ने अगवा करके कत्ल कर दिया था और दिनेश्वर शर्मा जम्मू कश्मीर में अमन बहाली के लिए 6 दिनों के जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। यहां रुकेंगे एक वक्फे के लिए, लौट रहे हैं, आप देखते रहिए कश्मीर एक्सप्रेस। ब्रेक के बाद खैर मकदम में आपका, आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। मंशियात की स्मगलिंग के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम में सूरनकोट पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सूरनकोट पुलिस ने मुगल रोड के रास्ते स्मगलिंग करके जम्मू ले जाए जा रहे एक बड़ी खेप को जब्त किया है। इसमें 187 किलोग्राम भुक्की शामिल है। साथ ही 2 स्मगलरों को भी गिरफ्तार किया गया है जो कि हरियाणा नंबर के ट्रक के अंदर सेब की पेटियों में भुक्की छिपाकर जम्मू ले जा रहे थे। दोनों मुलजिमों की पहचान पंजाब के बलजिंदर सिंह और शकेतर सिंह के तौर पर की गई है। आपको बता दें कि पुलिस को मिली खुफिया जानकारी के मुताबिक SSP राजीव पांडे के ऑर्डर पर सूरनकोट पुलिस ने SDOP असगर मलिक और SHO अंजीर मीर की ज्वाइंट टीम के साथ मुगल रोड के पोशाना में कश्मीर से आ रहे सेब के ट्रक की तलाशी ली और सेब की पेटियों से भुक्की बरामद की गई। SDOP असगर मलिक के मुताबिक ड्रग्स स्मगलरों ने स्मगलिंग का नया तरीका इजाद किया और इससे पहले भी ट्रक में से पुलिस ने 50 किलोग्राम भुक्की बरामद की थी और 2 मुलजिमों की गिरफ्तारी भी की थी। पुंछ पुलिस अंडर कमांड एंड कंट्रोल ऑफ SP पुंछ, इसी सिलसिले में हमने बहुत सारे नाके जो है एस्टेब्लिश किए हैं। लेकिन आज जो नाका था, हमने एक सरप्राइज नाका लगाया था नियर पोशाना। तो एक ट्रक जो कश्मीर से आ रहा था, तो दौरान चेकिंग
इससे हमने सेब की पेटियों में राउंड अबाउट 187 kg पॉपी स्ट्रा भूकी जो है इनने कैरी कर रही थी 26 नाके। उनके अलावा हमने जो है सरप्राइज नाके जो है हर वक्त हमारे कहीं न कहीं मुगल रोड पे लगे रहते हैं। थैंक यू सर। तरक्याती कामों को फरोग देने के मकसद से डोडा में 13 किलोमीटर लंबी बलशाना बलवाना लिंक रोड की तामीर के लिए एमएलए शक्तिराज परिहार के हाथों संगे बुनियाद रखी गई। इस मौके पर डिविजनल इंजीनियर समेत कई आला अफसरान मौजूद थे। बड़ी तादाद में लोगों की मौजूदगी में एमएलए ने रोड की बुनियाद रखी, क्योंकि लोगों ने इस रोड की तामीर के लिए हुकूमत से मुतालबा किया था और ये रोड थानेरी सब डिवीजन के हेडक्वार्टर से बलवाना और कई छोटे छोटे गांवों को जोड़ेगा, जिससे कि करीब 10,000 से ज्यादा लोगों को फायदा होगा। आज बड़ा अच्छा लगा मुझे यहाँ पे कि बारशाला, भलवाना, बाड़ो, शनोद, भखना, यहाँ के काफ़ी सारे गांव जिसमें हमारे हिंदू, मुस्लिम, गुजर कम्युनिटी के सारे कम्युनिटीज़ के लोग यहाँ पे थे और उन्होंने यहाँ पे अपनी बात रखी, डिमांड्स रखी। यहाँ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर साहब भी मेरे साथ थे। बड़ी जेन्युइन डिमांड्स थी कि किसी को पानी का कोई मसला है, किसी को कोई बिजली का कोई मसला है, उनको सबको सुना गया। और मैंने अपने CDF से यहाँ बारशाला हमारा प्राचीन काल का यहाँ मंदिर है, इसके आसपास का एरिया को डेवलप करने के लिए मैंने अपने CDF से 5 लाख रुपया यहाँ पे दिया है। डोडा के रहबर तालीम फोरम ने थाथेरी में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक रोजा एजुकेशन कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया। इस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए रहबर तालीम फोरम के उस्तादजा और तलबा ने हिस्सा लिया। इस प्रोग्राम का मकसद रियासत में महकमा तालीम के जरिए शुरू किए मंसूबों से लोगों को बेदार करना था और तालीम को बढ़ावा देना था। इस दौरान आए रहबर तालीम के चेयरमैन और जिला सदर ने इसके बारे में लोगों से बातचीत की और महकमे से ताउन की अपील की। और रहबर तालीम के टीचर्स ने इस दौरान जिन परेशानियों का सामना किया उसके बारे में भी लोगों को जानकारी दी। डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर रहबर तालीम टीचर्स फोरम की तरफ से रखी गई है। इसका मकसद ये है कि किस तरह हम मासूम पौधों की आबियारी में अपना अपना किरदार अदा करते रहें और जो नई टेक्निक से उनको ज़मीनी सतह पर लागू करने के लिए बस इसी पस मंज़र में हमने आज यहाँ प्रोग्राम रखा है। और हमारे कुछ मसाइल हैं, लोकल मसाइल हैं, जिसमें ट्रांसफ़र पॉलिसी का मसला है, हमारे EV जो रेगुलर नहीं हुए, हम चाहते हैं कि उनकी रेगुलाइजेशन हो, और भी कई मामला हैं जैसे एनहांसमेंट इन द ऑनरेरियम और पोस्ट फैक्टो फाइल जो हमारी ऑफिसों में अभी भी रद्दी की टोकरी में पड़ी हुई है। हम चाहते हैं कि उन पर काम किया जाए और हमारे असातिज़ा को इंसाफ मिले, उनकी सैलरी टाइमली मिले और वो बच्चों के साथ सही तरीके से उनके तालीमी मयार को बढ़ाने में अपना किरदार अदा करें। बस इसी पस मंज़र में आज हमने सब डिवीजन हेडक्वार्टर ठाठरी पे एक एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस का इनाकाद किया है। आज के प्रोग्राम का जो असली मकसद है वो ये है कि हम अपने उस्तादों को सेंसिटाइज करना चाहते हैं कि जो हमारी ड्यूटी है, जो हमारी रिस्पांसिबिलिटी है, वो बच्चों को पढ़ाना है। इसमें किसी किस्म की कोताही नहीं होनी चाहिए और इस स्टेट को, जम्मू कश्मीर स्टेट को हमने एजुकेशन में खुशहाल बनाना है। हमने यहाँ पे 100% लिटरेसी रेट देनी है और हमने क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। इस सिलसिले में हमने रामबन में हाल ही एक सेमिनार किया है और आज यहाँ पे कर रहे हैं ताकि हमारे टीचर सेंसिटाइज हो जाए, उनको हम खबरदार करें, उनको हम मुतला करें। और जो नई और लेटेस्ट टेक्निक्स आ रही है जो हमारी एजुकेशन डिपार्टमेंट में, वो गवर्नमेंट की तरफ से भी, सरकार की तरफ से भी और हमारी फोरम की तरफ से भी हम अपने टीचर्स को वो इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। मरकजी और रियासती हुकूमत ने तरक्याती कामों को फरोग देने के लिए रामबन से बनिहाल तक भी हाईवे का काम जोर शोर से शुरू कर दिया है। इसका तामीरी काम गमन इंडिया कंस्ट्रक्शन कंपनी को सौंपा गया है, जिसने लोगों के ख्वाबों पर पानी फेरने का ही काम किया है। रामबन में कायम कदीम मरकजी जामा मस्जिद और मदरसा इस वक्त खतरे में है। कंस्ट्रक्शन की वजह से नमाजियों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है और लोगों के मुताबिक कंपनी की वजह से रामबन की कई दुकानें तो डैमेज हुई हैं। मस्जिद के इमाम ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि मस्जिद और मदरसा सर्वे में नहीं आता, फिर भी कंस्ट्रक्शन कंपनी ने नीचे से जमीन खोदकर मस्जिद और मदरसे को खतरे में डाल दिया है। उन्होंने रियासत की वजीर आला और जिला इंतजामिया से अपील की है कि मस्जिद को खतरे से बचाया जाए, वरना हम एहतजाज करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी इंतजामिया की होगी। हमें उम्मीद है कि मीडिया के जरिए से ये बात पहुंचेगी अफसर बाला तक कि यहाँ पर बहुत ज्यादतियां हो रही है। ये कदीम मस्जिद है, जब तक ने इस मस्जिद का मुतबादिल हमको कहीं दी जाए
हम कतई तौर पर किसी बात पर राजी नहीं। और अगर हमारा कंपनसेशन इसका मान लो जितना बनता है, अगर 3 गुना हमें ज्यादा देंगे फिर भी हमें एक्सेप्ट नहीं है। इसलिए कि ये यहाँ की पुरानी मस्जिद है, यहाँ की कदीम मस्जिद है। हम खुद मर मिट सकते हैं, लेकिन इस मस्जिद को, इहाते को और इस मस्जिद को और हमारी ईदगाह को, जो यहाँ रामन की ईदगाह कदीम ईदगाह है, हम इसको मिटना जो है कि कबूल नहीं करेंगे। बारामूला के अगर हम बात करें, अमन और इंसाफ को तवज्जो देते हुए एक मीटिंग मुनक्किद की गई और नौजवानों की परेशानियों को हल करने के लिए उनसे बातचीत की गई। मीटिंग का मकसद नौजवानों की परेशानियों को सुनना था और उन्हें हल करने के लिए सही प्लेटफॉर्म मुहैया कराना था। इस मौके पर उन नौजवानों की परेशानियों पर गौर किया गया जो सही प्लेटफॉर्म न मिल पाने की वजह से अनसुना कर दी जाती है। इस मौके पर सेंटर फॉर पीस जस्टिस के डायरेक्टर नादिर अली ने कहा कि उनकी तंजीम नौजवानों की परेशानियों को हल करने में पूरी मदद करेगी। आज का प्रोग्राम सेंटर फॉर पीस एंड जस्टिस की तरफ से हमने ऑर्गेनाइज किया बारामूला में। तो ये प्रोग्राम पॉलिटिकल प्रोग्राम रहा और हमने बात की यूथ के साथ, यूथ इंटरेक्शन बारामूला के साथ, तो ताकि जो गैप है यूथ के साथ यहाँ कश्मीर में, हम उसको फिल करना चाहते हैं। यूथ की ग्रीवेंसेस क्या है, यूथ चाहती क्या है कश्मीर में, क्योंकि कश्मीर में 60% पॉपुलेशन यूथ की है। इनकी जिम्मेदारी क्या है, इनके बेसिक फंडामेंटल राइट्स क्या है, हमने इस चीज़ को लेकर वहाँ पे बात की। हमने वहाँ पे कुछ RTIs की बात की, RTI राइट क्या होते हैं, पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट क्या होते हैं। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, श्रीनगर के मालिक साहब सफादार में सीआरपीएफ की टीम पर हमला हुआ है। मिलिटेंटों ने हमला किया और एक सीआरपीएफ का जवान जख्मी हो गया है। पुलिस ने बढ़ाई है सिक्योरिटी। हमारे नुमाइंदे से हम ताजा हालात के बारे में जानेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है श्रीनगर से, जहां पर मालिक साहब सफादार में सीआरपीएफ की टीम पर हमला हुआ है। सैयद तजम्मुल इस्लाम इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ, कश्मीर ब्यूरो चीफ श्रीनगर से। सैयद तजम्मुल, पूरा मामला जानना चाहेंगे आपसे। श्रीनगर के मलिक साहब सफा कदल में आज शाम के सीआरपीएफ के कॉन्टिजेंट जो कि डिप्लॉयमेंट वहां पे मौजूद था, वापस कैंपों की तरफ जाने लगा। इस दौरान पेट्रोल बम का इस्तेमाल किया गया। बताया जाता है कि नामालूम मुसल्लह अफराद ने पेट्रोल बम फेंका, जिससे एक सीआरपीएफ का एहलकार जो है जख्मी हुआ। उसे फौरी तौर पर इलाज मुआवजा के लिए मकामी अस्पताल लिया गया, जहां उन्हें रुखसत किया गया। ताहम पेट्रोल बम श्रीनगर के सफा कदल इलाके में फेंके जाने को रियासती पुलिस ने काफ़ी संजीदगी से लिया। डिप्लॉयमेंट बढ़ा दी गई। सीआरपीएफ और उसके बाद एसओजी और पुलिस के एहलकार जाए वकूफ पर पहुंचे और देखा जा सकता है मुख्तलिफ जावियों से कि सफा कदल के मलिक साहब इलाके में आज के पेट्रोल बम वाक़े के बाद जो सूरत हाल है, आखिर ये कौन शख्स था और उसने क्यों कर ऐसा किया, जिसके लिए पुलिस ने तहकीकाती अमल तेज कर दिया। और गवर्नमेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल उधमपुर में यौम आइन पर एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें कि कसीर तादाद में स्कूल के तलबा ने हिस्सा लिया। इस मुकाबले में तलबा को कौमी आइन की अहमियत, बुनियादी हुकूक और तमाम हमवतनों को मुत्तहद रहने का पैगाम दिया गया। इसके अलावा जमहूरियत पर भी गुफ्तगू की गई। आगे बढ़ते हैं। भदरवा के दांडी कांसर पंचायत की 5000 की आबादी सड़क का काम पूरा न किए जाने से परेशान है। 10 साल पहले PMGSY के तहत अतालगढ़ कांसर रोड बनाने की मंजूरी मिली। काम शुरू भी हुआ, लेकिन अधूरा छोड़ दिया गया। 20 से ज्यादा गांव को शहर से जोड़ने वाली इस सड़क के न बनने से लोग मायूस हैं, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं होती। सड़क में गड्ढे या गड्ढों में सड़क, नजारा भदरवा जिले के दांडी कांसर पंचायत में आने वाले गांव और भदरवा को जोड़ने वाली सड़क का है। दांडी कांसर पंचायत में आने वाले 20 से ज्यादा गांव के 5000 ट्राइबल्स इस सड़क के न बनने से परेशान हैं। 10 साल पहले दांडी कांसर पंचायत में अतालगढ़ से कांसर तक 15 किलोमीटर की सड़क बनाने का काम PMGYS यानी प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत पास किया गया था। सड़क बनाने का काम शुरू भी हुआ, लेकिन 4 साल पहले किसी अड़चन के चलते काम जो रुका, आज तक शुरू नहीं किया गया। रोड 2009 में शुरू हुई है, लेकिन आज तक ये नामुकम्मल है। सिर्फ अर्थ कटिंग हुई है, लोगों का डैमेज किया है, किसी को मुआवजा मिला है, किसी को नहीं मिला। जो पेड़ के हैं वो आज ढूंढ रहे, कहते पेड़ नहीं है। वो मलबे के नीचे चले गए हैं, 4-4 साल से वो सड़ चुके हैं। जो सेंटर से प्रोजेक्ट पास होकर आया, उसको इन्होंने फिर शिफ्ट करने की कोशिश की है। डंडी की आबादी वो पार तक है, वहाँ तक ये मोड़ वहाँ से था। आज इसको काट करके वो जंगल से ले गए ऊपर। जंगल तो दोनों तरीके से है, हर तरफ से जंगल आता है, लेकिन आबादी को छोड़कर
प्योर जंगल में ले गए। तस्वीरें बयां कर रही हैं कि अतालगढ़ कांसर रोड का हाल क्या है। इस सड़क से जुड़े गांव के लोग भदरवा शहर तक जाने के लिए परेशान रहते हैं। पहाड़ी और जंगली इलाका होने के चलते किस तरह खराब और खतरनाक रास्तों पर चलकर अपना सफर तय करते हैं, साफ नजर आता है। दांडी कांसर पंचायत में आने वाले गांव के ज्यादातर लोग मेहनत मजदूरी कर अपनी गुजर बसर करते हैं। काम के लिए उन्हें शहर जाना पड़ता है। सड़क न बनने से मिनटों का सफर पैदल चलकर घंटों में तय करना पड़ता है। कोई बीमार हो जाए तो उसे ले जाना बहुत मुश्किल होता है। गाड़ी वाले आने को तैयार नहीं होते और जो आते हैं वो मनमाना किराया वसूलते हैं। हमें बहुत प्रॉब्लम आती है। पहले तो यहाँ पर लोग थे, वो कोई बीमार होता था तो लोग उठा के ले जाते थे, लेकिन आज ऐसा दौर है, आज कोई किसी की मदद नहीं करता है। तो कहीं किसी कोई डिलीवरी होती है, कोई बीमार हो जाता है तो हमें बहुत मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। दूसरी बात यह है कि अगर ये रोड इतनी ख़राब है, कोई गाड़ी लेता भी है तो उसकी हालत ऐसी हो जाती है जैसे वो कम से कम 20 साल पुरानी गाड़ी हो, 2-4 दिनों में। तो अगर कोई गाड़ी वाला इधर आता है, किसी को लाना होता है या पहुंचाना होता है, तो ये लोग अपने मनमाने ढंग से किराया वसूल करते हैं। कोई आता ही नहीं है, वो भी सच्चे हैं इधर। अगर कोई गाड़ी वाला आता भी है, उसका कभी पट्टा टूट जाता है, कभी स्टीयरिंग टूट जाता है, कभी क्या हो जाता है। तो हमारी गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि वो जल्द से जल्द इसका रोड की तरफ देखें और इसका काम शुरू करें। मुकामी लोगों की माने तो इस मामले को लेकर कई बार आला अफसरों और लीडरान से बात कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। हम किसको पूछें? एमएलए के पास जाते हैं, वो अपनी जैसी खिचड़ी पकाते हैं। एससी डी साहब के पास जाते हैं तो वो अपनी जैसे वो बोलते हैं जी टेंडर ही कोई नहीं दे रहा है यहाँ। दांडी कांसर पंचायत की 5000 से ज्यादा की आबादी ने अब सड़क का काम पूरा होने की उम्मीदें छोड़ दी हैं। सरकार रेगिस्तानी और पहाड़ी इलाकों में 150 लोगों की आबादी वाले गाँव को शहर से जोड़ने की बात करती है, लेकिन भदरवा के दांडी कांसर पंचायत के हर गांव में 250 से ज्यादा लोग रहते हैं। लेकिन सरकार इन गांव को शहर से जोड़ने वाली अतालगढ़ कांसर रोड का काम 10 साल में भी पूरा नहीं कर पाई है, जो सरकार और अफसरों के गैर जिम्मेदाराना रवैये को बयां कर रही है। जी सलाम के लिए भदरवा से राजा रहबर जमाल की रिपोर्ट। यहां रुकेंगे एक और वक्फे के लिए, लौट रहे हैं अपने जम्मू कश्मीर की और भी खबरों के साथ। आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। मुलाजमत की गरज से सऊदी अरब गए रवदीप सिंह की जिंदगी अब उस दोहारे पर आकर ठहर गई है जहां पर वो अपने वतन की हुकूमत की जानिब पर उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं। रवदीप सिंह का पासपोर्ट छीन करके उसे दर बदर भटकने के लिए छोड़ दिया गया है। क्या है ये पूरा मामला, आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। ये ऐसा कर्ज है जो मैं अदा कर ही नहीं सकता। मैं जब तक घर ना लौटूं मेरी माँ सजदे में रहती है। मशहूर शायर का ये शेर जहन में आते ही याद आई वो माँ जो अपने बेटे के इंतजार में 2 सालों से तरस रही है और घर के दरवाजे को तकती रहती है कि मेरा लाल आएगा। माँ रोते हुए गुहार लगा रही है, मेरे लाल मेरे पास आजा। तेरी माँ की बूढ़ी आंखें थक गई हैं तेरे इंतजार में। तुझे पता है ना इन्हें कम दिखाई देता है, तू करीब आ क्योंकि तेरी माँ तेरा दीदार करना चाहती है। तुझे जी भर कर देखना चाहती है, तेरी माँ तुझे गले लगाने के लिए तरस रही है। देख ना मेरे लाल तुझे क्यों दिखाई नहीं देता। देख तेरे बिना मेरी गोद खाली है, मेरा आंचल सूना है। मैं तुझे लोरियां सुनाना चाहती हूँ, तुझे प्यार करना चाहती हूँ, तेरा मुंह चूमना चाहती हूँ। ये माँ है जम्मू के आरएसपुरा गांव के कोटली अर्जन के रहने वाले रवदीप सिंह की, जिसका इकलौता बेटा घर के ख्वाबों की गठरी लेकर निकला था। रवदीप सिंह ने अपनों की खुशी के लिए अपना मुल्क छोड़ा था और रुख किया था सऊदी अरब का। रवदीप सिंह ने 2 साल पहले सऊदी अरब के रियाद शहर की एक कंपनी हमूद मुजहरी अल हदबी ज्वाइन की थी, लेकिन उसने ये कभी ख्वाबों में भी नहीं सोचा होगा कि जहां वो अपनों को खुशी देने और जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए जा रहा है, वो उसके लिए जहन्नुम से भी बदतर साबित होगी। नमस्कार मैडम जी, मैं रवदीप सिंह बोल रहा हूँ सऊदी अरब से। जी मैडम, मैं यहाँ आया था 2 साल पहले रियाद में।
जिसका मेरे कपिल का नाम है हमूद मुजहरी अलौतबी। इनके पास आया था, तो इनके पास आने के बाद तो चलो ये बात लग गई, भी काम का आया, कुछ था करवाया कुछ, और लेकिन जब अब मेरी जाने की बारी आई है तो मेरे को बोलते हैं नहीं भेजना तेरे को। मेरा पासपोर्ट जितने डॉक्यूमेंट है, इधर का कानून है, अभी कोई पासपोर्ट नहीं रख सकता अपने पास, लेकिन इन्होंने मेरा पासपोर्ट नहीं दे रहे मेरे को। ना ही मेरे को बाहर अंदर बाहर जाता हूँ तो पुलिस पकड़ रही है, इधर वैसे पुलिस पकड़ के लेके जा रही है। और जिनको लेके जा रही है, अगर कोई इसको लेने आ गया ठीक है, नहीं लेने आया तो वो गुम हो गया तो हो गया। इधर किसी को नहीं मालूम है कौन बंदा कहाँ चला गया है। तो मैं जब भी उसको मैं फोन किया 2-3 बार, 3 महीने हो गए मेरे को कोई सैलरी नहीं दी है, तीसरा महीना स्टार्ट हो गया। मैं उसको फोन किया, मेरे को सिर्फ गालियाँ देता आगे से और फोन काट देता है। तो ये काम करते करते मेरे से जब जहाँ से खाना नहीं खाया, मैंने 2-3 दिन पहले से खाना नहीं खाया था। अभी मेरे चलो अपने जो इंडियन को मिल जाता है, कोई तरस खा ले तो एक टाइम का चलो किसी ने खिला भी दिया, तो कितने टाइम मैं इधर करूँगा। मेरी 2 छोटी बच्ची हैं गाँव में, मेरा बाप बूढ़ा है, मेरी माँ अंधी है, मेरा इतना ही चाहता हूँ मैं अपने घर पहुँच जाऊँ। मेरे को कुछ नहीं चाहिए इधर से, मेरे को किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, कोई लेना नहीं देना, बस मेरे को ठीक ठाक अपने घर वालों के पास जाने दिया जाए। मेरी इतनी बेनती है आपसे बस, और जितना जल्दी हो सके आप प्लीज मेरे को ये मंगवाने की कोशिश करें, बस इतना ही चाहता हूँ मैं। ये अपील है सेंट्रल गवर्नमेंट से। जैसे कल ही हमने एक ट्वीट भी किया सुषमा स्वराज जी को, जो हमारे विदेश मंत्री हैं, कल हमारे इस गाँव का एक लड़का अरवदीप सिंह सन ऑफ मूल सिंह, जो कि सऊदी अरब में फंसा हुआ है, उसको वहाँ पे बंदी बना के रखा हुआ है। वो 2 साल पहले यहाँ से काम करने के लिए गया था, लेकिन उसको उसके मालिक ने ऐसा ट्रीट किया जैसे मवेशियों के साथ भी कोई ट्रीट नहीं करता है। ना तो उसको सैलरी मिलती है, खाने का इंतजाम नहीं, रहने का कोई इंतजाम नहीं। और ऐसे लोगों को मैं कहता हूँ गवर्नमेंट सख्त से सख्त एक्शन लेके, जल्दी एक्शन लेके चंगुल से छुड़ाना चाहिए। हमारी विदेश मंत्री से यही अपील है कि जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए, क्योंकि इसकी माँ बाप बिल्कुल बूढ़े हैं, माँ इसकी अपाहिज है, उनका एक ही सहारा है वो लड़का, क्योंकि एक ही बेटा उनका है। ये ख्वाहिश है रवदीप सिंह की, ये छोटी सी ख्वाहिश है, लेकिन जब पूरी ना होने पाए तो बड़ी लगने लगती है। रवदीप सिंह कमाने गए थे सऊदी, लेकिन अब बंदी की तरह जिंदगी बसर करने को मजबूर हैं। रवदीप सिंह का पासपोर्ट छीन लिया गया है, न उसे पैसे दिए जाते हैं, न खाने के लिए खाना। रवदीप सिंह को मांग कर खाना पड़ता है। रवदीप सिंह गुहार लगा रहा है हुक्मरानों से, सियासतदानों से, मस्जिद की अजानों से, मंदिर के तरानों से कि है गर खुदा तो मुझे मेरे माँ बाप का दीदार करवा दे। रो रो कर बुरा हाल है माँ बाप का, इनकी आंखें रो रो कर बेटे के इंतजार में सूज गई हैं। रवदीप की 2 छोटी बेटियां हैं। 5 साल पहले रवदीप की शादी हुई थी। अहलिया परमजीत कौर का रो रो कर बुरा हाल है। रवदीप ने और उसके घर वालों ने वजीर खारजा से अपील की है कि उनका बेटा उन्हें लौटा दिया जाए, उनके चिराग को बुझने से बचा लिया जाए। माँ सुरिंदर कौर ने आंचल फैलाकर दरख्वास्त की है, मुझे मेरा लख्ते जिगर लौटा दो। बाप मूल सिंह अपने बुढ़ापे के सहारे को पाने के लिए तड़प रहा है और आखिरी उम्मीद लगाई है वजीर खारजा सुषमा स्वराज से कि आपका दर आखिरी भरोसा है, इसके सिवा हम कहाँ जाएंगे, और अगर आप भी न सुनेंगे तो हम मर जाएंगे। सुषमा स्वराज जी से बेनती है कि मेरे बच्चे को जल्दी से जल्दी वहाँ से मेरे पास भेजा जाए, ताकि हम उसको देख सकें। जो उसके डॉक्यूमेंट है सब मालिक के पास है, जो उसका मालिक है उसके पास है। और वीरवार को बोला था भेज दूंगा, वीरवार को ना उसने तनख्वाह दी है, बाकी वाले लड़कों को तनख्वाह दे गया, उसको बिल्कुल तनख्वाह नहीं दी है। मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ जो मेरा पति है रवदीप सिंह, उसको जल्दी से जल्दी घर पे भेजा जाए। वो बहुत परेशान है, हम भी परेशान है, हम बच्चे के कैसे फीस का गुजारा करेंगे, कैसे इसे रिक्वेस्ट करेंगे भी इसको जल्दी से जल्दी इसको हमारे पास भेजा जाए। मोहब्बत की बात भले ही करता हो जमाना, मगर प्यार आज भी वालदैन से शुरू होता है, और वालदैन की तड़प और सिसकियां अरसे बरी पर जाकर मौला की बारगाह में सुनाई देती हैं। बेटियां बाप की मोहब्बत से मरहूम न रह जाएं। हम जी सलाम की जानिब से वजीर खारजा सुषमा स्वराज से अपील करते हैं कि इस मसले पर गौर व फिक्र किया जाए और घर के चिराग को बुझने से बचा लिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। गांदरबल के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले तलबा और तालिबात कई तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं। कहीं 9 अलग अलग क्लासेस के तलबा को 2 कमरों में बैठाकर पढ़ाया जा रहा है, तो कहीं किताबें मुहैया नहीं हो पा रही हैं। आइए चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं इस खबर के साथ।
सभी पढ़ें और आगे बढ़ें, सरकार की यही कोशिश रहती है। सरकारी स्कूलों में बेहतर तालीम के लिए सरकार स्कूल की बिल्डिंग बनाने, तलबा को फ्री में किताबें देने से लेकर मिड डे मील का भी पूरा ख्याल रखती है। सरकार की ये कोशिशें कितनी कारआमद हैं, इसका अंदाजा गांदरबल के कुछ स्कूलों के हालात को देखकर लगाया जा सकता है। यह है गवर्नमेंट मिडिल स्कूल बाटापुरा। स्कूल की बिल्डिंग खस्ता हाल है। स्कूल के नाम पर यहाँ 2 कमरे हैं, जिसमें 9 क्लासेस के तलबा इन 2 कमरों में बैठकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं। हमारे स्कूल जिसका नाम है गवर्नमेंट मिडिल स्कूल बाटपुरा, 2008 में इसकी अपग्रेडेशन हुई, लेकिन बिल्डिंग जो पुरानी थी वैसी की वैसी है। इसमें सिर्फ 2 कमरे हैं और 2 कमरों को हमने डिवाइड किया है 9 क्लासों को पढ़ाने के लिए। और ये बच्चे डिस्टर्ब रहते हैं क्योंकि क्लासों में बहुत लाइट की प्रॉब्लम है। यहाँ पे जो स्कूल बिल्डिंग है बहुत खस्ता हो चुकी है। इसकी एस्टेब्लिशमेंट 84 में हुई है, तब से इसकी कोई भी रिनोवेशन नहीं हुई है। स्कूल टीचर्स की माने तो गवर्नमेंट मिडिल स्कूल बाटापुरा 2008 में अपग्रेड हुआ था, लेकिन स्कूल उसी 2 कमरों की बिल्डिंग में चल रहा है। कई क्लास के बच्चे एक साथ पढ़ने के चलते वो डिस्टर्ब रहते हैं। स्कूल के तलबा और स्टाफ कई बार आला अफसरान को अपनी परेशानी से रूबरू करा चुके हैं, लेकिन कोई हल नहीं निकल रहा। स्कूल टीचर्स की माने तो नए स्कूल के लिए उनके पास जमीन भी है। अगर वहाँ नई बिल्डिंग बन जाए तो सारी परेशानियाँ हल हो जाए। हमने इसके लिए लैंड अवेलेबल रखी है। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट वहाँ पे नई बिल्डिंग बनाए। स्कूल के हेडमास्टर को BLO के काम की जिम्मेदारी मिली हुई है, वो स्कूल नहीं आ पाते। बाकी बचे 4 टीचर्स पर सभी 9 क्लासेस के तलबा को पढ़ाने की जिम्मेदारी है। स्कूल 2 कमरों में लगने से तलबा की पढ़ाई ठीक से नहीं हो पा रही। टीचर्स अपने हेडमास्टर को BLO की जिम्मेदारी से बरी कर स्कूल की जिम्मेदारी निभाने की मांग कर रहे हैं। हमारा स्कूल हेड टीचर के बगैर है और दूसरा हमारा उस्ताद एक वो BLO है और इस वक्त सर्वे कर रहा है। हम इस वक्त यहाँ पे कुल 4 टीचर हैं जो मिडिल स्कूल में, और हम सारे स्कूल को संभाल ही नहीं पाते हैं। मिडिल स्कूल बाटापुरा के 9 क्लासेस के तलबा 2 कमरों में बैठकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं, तो गवर्नमेंट गर्ल्स मॉडल स्कूल बटबीना में पढ़ाई करने वाली तालिबात और भी ज्यादा परेशान हैं। नया सेशन शुरू होने के बाद भी उन्हें किताबें नहीं मिल पा रही हैं। ऐसे में तालिबात की पढ़ाई पर असर पड़ रहा है। स्कूल टीचर्स पुराने स्कूलों की किताबें मांगकर इसी तरह पढ़ा रहे हैं और सरकार से किताबें मुहैया कराने की अपील कर रहे हैं। हमारी स्कूल में यही प्रॉब्लम है। 1 नवंबर से हमारी क्लासिफिकेशन शुरू हुई है और किताबें हमारे पास नहीं है, लेकिन हमारे टीचर्स ने अवेलेबल किताब की है पुराने लड़कों से। लेकिन डायरेक्टर साहब से मुझे यही गुजारिश है कि अब विंटर वैकेशन भी आ रही है, तो फिर मैं डायरेक्टर साहब से यही गुजारिश करती हूँ कि विंटर वैकेशन से पहले हमारी किताबें दे दीजिए। बड़ी प्रॉब्लम इस वक्त है कि हमारी क्लासिफिकेशन 1 नवंबर से शुरू हो चुकी है, अभी तक बच्चों को बुक्स प्रोवाइड नहीं की गई है। जबकि प्राइवेट स्कूलों में 1 नवंबर से क्लासिफिकेशन शुरू हुई, उनको बुक्स वो ठीक तरह से पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे पास इस वक्त बुक्स नहीं है। पूरे कश्मीर में जो सरकारी स्कूलों में जो बच्चे इस वक्त ज़ेर तालीम है, उनके पास किताबें नहीं है। ये बहुत बड़ा अलमिया है जो इस वक्त फेस कर रही है। यह हाल गांदरबल के 2 स्कूलों का नहीं है। रियासत में इन जैसे न जाने कितने गवर्नमेंट स्कूलों के तलबा को तरह तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गवर्नमेंट स्कूलों के तलबा के मुस्तकबिल के साथ जिस तरह खिलवाड़ हो रहा है, उससे उनका करियर बेहतर होने के बजाय बिगड़ता जाएगा। मामले को लेकर जब अफसरान से बात की जाती है तो उनके पास इन परेशानियों को हल करने का कोई जवाब नहीं होता। जी सलाम के लिए गांदरबल से वकार मंजूर की रिपोर्ट।